हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? थैंक यू दिव्यान। हाँ, मैं ये एलपी सेंड करूंगी, बिल्कुल सेंड करूंगी। गुड इवनिंग वैभवी, गुड इवनिंग मानवी, हाय अंश, हाय दिव्यान, हाय रोहित, हाय आयुष, सबको हाय हेलो गुड इवनिंग। पढ़ाई खराब चल रही है? क्यों पढ़ाई क्यों खराब चल रही है? पढ़ाई को क्या हो गया? पढ़ाई कभी खराब नहीं चलती है, पढ़ाई हमेशा अच्छी चलती है। मैम स्कूल से आके नींद आती है और घर आकर सो के 6-7 बज जाते हैं, क्या करूं? थोड़ा स्लीप साइकिल को रेगुलेट करो, है ना। ट्राई अवॉइडिंग स्टडिंग लेट एट द नाइट। तो रात में अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करो ताकि स्कूल से आके थोड़ा सा रिवीजन कर सको, है ना। और क्योंकि रात में तो आपको सोना ही पड़ेगा क्योंकि फिर स्कूल जाना है, तो रात में कोशिश करो कि नींद पूरी हो जाए। इफ आप अपना मैनेज करो कि 6 to 7 आवर्स की स्लीप आप एक दिन में निकाल लो, ठीक है। हाँ, अच्छी बात है, नहीं जाग पाते तो अच्छी बात है, क्योंकि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को रात में जागना ना थोड़ा डिफिकल्ट है। 1-2 दिन जाग जाओगे, फिर तीसरे चौथे दिन से आपको बहुत टायर्ड, आप फटीग सेट इन हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। कार्डियक साइकिल में क्या डाउट है? कार्डियक साइकिल में क्या डाउट है? आज का कोई भी टॉपिक कार्डियक साइकिल रिलेटेड नहीं है बच्चों। 1 मिनट देना मुझे। आपको नींद, आपका स्लीप साइकिल जो है ना रोहित, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। यू नीड टू सेट द स्लीप साइकिल राइट। और अगर आपसे ये टाइम मैनेज हो रहा है, ठीक है, कि आप रात में पढ़ाई कर पा रहे हो और उसके बाद सुबह उठ के स्कूल जाके दिन में अपनी नींद पूरी कर रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो फाइन, सो दैट इज नॉट एन इशू। थकान होगी, रिविजन कर लिया, ठीक है, गुड। थकान होगी, इतना पढ़ाई करोगे थकान होगी, बट धीरे 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 थोड़ा स्लीप साइकिल रेगुलेट करो, थोड़ा पढ़ाई की साइकिल को रेगुलेट करो, सब हो जाएगा। अच्छा खाओ पियो, ठीक है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है उसमें कुछ माइनर टॉपिक्स है जो सर्कुलेशन से रिलेटेड है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीजेस छूटी हुई थी, उस पूरे पार्ट को आज अपन खत्म करेंगे, ठीक है। ईएलपी मैं भेज दूंगी। आज छोटे छोटे टॉपिक्स है, ब्लड प्रेशर, ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ऐसे छोटे छोटे, ब्लड प्रेशर, पल्स डिसऑर्डर्स, ये माइनर टॉपिक्स पढ़ेंगे। हाँ, आज ये लास्ट क्लास है, डाइजेशन की भी लास्ट क्लास आज ले लेते हैं और सर्कुलेशन की भी। और अपन फिर सैटरडे से एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे और सैटरडे को सुबह आपका 1 शॉट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 3 से 4 घंटे की क्लास है, ठीक है। चलो, ब्लड प्रेशर माइनर टॉपिक्स हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। बीपी, ये वही है जो आप कभी कभी अपने मम्मी पापा का बढ़ा देते हो, है ना। इट इज द प्रेशर। अंश, अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है कार्डियक साइकिल में तो पूछ लो बेटा। अंश, एक आध क्वेश्चन आ सकता है। इट इज द प्रेशर exerted by the blood on the elastic walls of the artery. It is the pressure exerted by the blood on the elastic walls of artery, ठीक है। तो ये वो प्रेशर है जो ब्लड आपकी आर्टरीज के ऊपर लगा रहा है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। प्यार से इसको बीपी कहा जाता है।
इट इज मेजर्ड इन 2 phases. एक है सिस्टोलिक प्रेशर, एक है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर. बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. इलास्टिक की तो होगी, वॉल फ्लेक्सिबल होती है आर्टरी की, तभी तो प्रेशर इतना झेल लेती है बेटा. अगर कोई चीज इलास्टिक नहीं होगी, स्टिफ होगी, तो फिर वो प्रेशर कैसे झेलेगी. जो उसका मिडिल लेयर है, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स के साथ साथ कुछ इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट है. ठीक है. सिस्टोलिक प्रेशर जिसको आप नॉर्मली देसी भाषा में क्या बोलते हो, ऊपर का ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक मतलब नीचे का ब्लड प्रेशर. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज अराउंड 120 mm Hg and diastolic is around 80 mm Hg, and it is measured by an instrument which is called as स्पिग्मोमैनोमीटर. आप सबने ये देखा होगा, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने स्पिग्मोमैनोमीटर ना देखा हो. It is measured by an instrument which is called as स्पिग्मोमैनोमीटर. सबने देखा है स्पिग्मोमैनोमीटर. बेटा सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब हो गया आपका हार्ट कितना कॉन्ट्रैक्ट कर कर ब्लड भेज रहा है और फिर उसकी फिलिंग रेट क्या है. डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, तो जब हार्ट रिलैक्स हो रहा है तो उसकी फिलिंग हो रही है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब सिस्टोल में है तो वो ब्लड को भेज रहा है. तो कितने प्रेशर से ब्लड भेज रहा है और कितने प्रेशर से ब्लड रिसीव कर रहा है, दैट इज द मेजर ऑफ इट सिस्टोल एंड डायस्टोल. सो ऊपर वाला 120, डायस्टोलिक 80, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो जाता है 120/80. सो दिस इज योर नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट स्पिग्मोमैनोमीटर. एंड जिस आर्टरी से हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, जिस आर्टरी से हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकियल आर्टरी. दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकियल आर्टरी. यहां पे, यहां दिस एरिया, ये कोनी जहां पर आप मोड़ते हो एल्बो, तो यहां पर एक फोसा प्रेजेंट है, एक डिप्रेशन टाइप प्रेजेंट है. यहां पर अगर आप फील कर कर देखो, कैसे फील करोगे. इंस्ट्रूमेंट नहीं देखा आपने, मरकरी वाला, यस क्रिश मरकरी वाला. स्पिग्मोमैनोमीटर आप नेट पे डालकर देखोगे तो आ जाएगा. एक ऐसा कॉलम जैसा लंबा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें मरकरी का कॉलम होता है. हाथ पर एक कफ टाई करते हैं टाइटली, और एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको ऐसे प्रेस करते हैं, और डॉक्टर स्टेथोस्कोप जो है वो आपके यहाँ पर एक आर्टरी है उस पर रखता है. आप अपनी 3 फिंगर्स लो, मेरे साथ ट्रेस करो, और अपनी इस सबसे छोटी वाली फिंगर पे रख दो, ठीक है, और इसको पीछे ट्रेस करो. पीछे ट्रेस करते जाओ, और जब आप इस फोसा पर आओगे, इस क्यूबिटल फोसा पर आओगे, इस डिप्रेशन पे आओगे, आपको एक पल्सेशन फील होगी. तो ये पल्सेशन जो आपको फील हो रही है, दिस पल्सेशन इज ऑफ एन आर्टरी विच इज कॉल्ड एज ब्रेकियल आर्टरी. अब एक बात ध्यान से सुनो और समझो. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गए हैं, हाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गए हैं, एंड उन्होंने बहुत हद तक मरकरी के स्पिग्मोमैनोमीटर को रिप्लेस भी कर दिया है, बट वो डिजिटल वालों को भी यही बोलते हैं. ठीक है, बस आगे वर्ड लग जाता है डिजिटल, है ना. हमारे जमाने में, अब तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ, हमारे जमाने में जो यूज होता था वो मरकरी वाला था, जिसको पारे वाला बोलते हो. ठीक है, अब आप मुझे एक चीज सोचकर बताओ, कौन आंसर करेगा, कौन आंसर करेगा. जो सबसे पहले अपना नाम लिख देगा उससे ही सवाल पूछूंगी और वही जवाब देगा. जल्दी जल्दी, कौन अपना नाम जल्दी लिखेगा चैट बॉक्स में, उसी से सवाल करूंगी. अंश ने कर दिया, चलो अंश 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 ने लिख दिया, अंश ने लिख दिया. चलो अंश की लॉटरी निकली है. अंश, मेरा सवाल अब आपसे है, और ये सवाल है पूरा 1 करोड़ रुपए के लिए. ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो. अंश, अंश आर यू रेडी. आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है. क्वेश्चन है,
आप मुझे बताइए कि हमारी बॉडी में आर्टरी जो है वो सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है या डीप सीटेड होती है? माय क्वेश्चन इज द आर्टरी प्रेजेंट इन द बॉडी, arteries present in the body are superficially present or they are deep seated? आर्टरी डीप सीटेड है या सुपरफिशियल है? अंश, हम इंतजार कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को पास कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। डीप सीटेड, यस। नीले सुपरफिशियल नहीं होती है बेटा। अंश, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आर्टरीज जो है वो डीप सीटेड है। आर्टरीज जो है वो डीप सीटेड है। कैसे है डीप सीटेड, या कैसे है डीप सीटेड से बेटर क्वेश्चन रहेगा, क्यों है डीप सीटेड? बिकॉज the blood flows at a very high pressure. ब्लड जो है वो बहुत हाई प्रेशर में आर्टरीज के अंदर फ्लो करता है। तो आर्टरीज अगर सुपरफिशियली प्रेजेंट होंगी तो माइनर कट भी इट वुड रिजल्ट इन मैसिव ब्लड लॉस। इसीलिए आर्टरीज जो है वो डीप सीटेड होती हैं। बट कुछ आर्टरीज हैं हमारी बॉडी में जो सुपरफिशियली प्रेजेंट है, उसमें से आर्टरीज प्रेजेंट, few of them are present superficially, जैसे कि रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी किसको पता है? सुई आर्टरी में जाती है या वेन में? वेन में जाती है बेटा। आपका जब ब्लड निकाला जाता है, अच्छा चलो इसके ऊपर आते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रेडियल आर्टरी किस किस को पता है? अपनी 3 फिंगर्स दीजिए, थंब पर रखिए, थंब से पीछे की तरफ ट्रेस करिए, जहां पर आप घड़ी पहनते हैं वहां पर आपको एक पल्सेशन फील होगी, दैट इज कॉल्ड एज रेडियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी, 3 फिंगर्स दीजिए, छोटी फिंगर पे रखिए, पीछे ट्रेस करिए, इस क्यूबिटल फोसा में आपको पल्सेशन फील होगी, ब्रेकियल आर्टरी। तीसरी आर्टरी को समझने के लिए आपको सीआईडी देखना पड़ेगा, ठीक है। सीआईडी में क्या करता है, वो यहां पर हाथ रखता है, बोलता है दया ये तो गया। तो नेक पे आपको जो पल्सेशंस फील हो रहे हैं वो किसके हैं? कैरोटिड आर्टरी के हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक, क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? नहीं याद करना पड़ेगा दिव्यान, बिल्कुल भी याद नहीं करना पड़ेगा ये लोकेशन, कोई नहीं पूछेगा ये। लोकेशन लिखवा दो, रेडियल आर्टरी, रिस्ट, ब्रेकियल, क्यूबिटल फोसा, एल्बो पे, ये नेक पे, ठीक। चले नेक्स्ट पढ़ते हैं पल्स। टॉफी नहीं, पल्स। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी यहां पर हाथ रखकर पल्स चेक करता है। तो पल्स आप मेजर करते हो एक आर्टरी से, विच इज रेडियल आर्टरी, जो आपकी रिस्ट में प्रेजेंट है। अब पल्स खुद क्या है? The regular beating which is felt in the artery. Which is due to ejection of blood in the atrial system.
इज कॉल्ड एज द पल्स। जो आपको ऐसे एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्स्टेंटली आर्टरी के अंदर फील होता है, that pulsatile motion या this contraction and relaxation is called as the pulse। ठीक है, एक रेगुलर बीटिंग फील होती है। आप यहां पर हाथ रखो, आपको एक बार लगेगा ये कॉन्ट्रैक्ट हुई फिर रिलैक्स हुई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई फिर रिलैक्स हुई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई फिर रिलैक्स हुई। ये जो आपको कांस्टेंट बीटिंग आपकी आर्टरी में फील हो रही है, दिस कांस्टेंट बीटिंग इज कॉल्ड एज द पल्स। हाँ बिल्कुल रोहित, बिल्कुल। मानवी, एक तो आर्टरीज को पंचर आप करोगे, आप नीडल जब आर्टरी के अंदर डालोगे तो आप आर्टरी को पंचर कर रहे हो, दैट मीन्स वहां से ब्लड लॉस होने के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा, आर्टरीज बहुत डीप सीटेड होती हैं, तो आप कैसे आर्टरी के अंदर उसको डाल पाओगे। वेन सुपरफिशियल है, हमेशा वेन्स में ही इंजेक्शंस लगते हैं। जो कैन्यूला लगता है, जो ड्रिप्स लगती हैं, वो कभी भी वेन्स में नहीं लगती हैं, वो हमेशा आपकी कभी भी आर्टरी में नहीं, हमेशा वेन्स में लगेंगी। और आपका जब ब्लड टेस्ट होता है, तो भी जब ब्लड सैंपल निकाला जाता है वो वेन से निकाला जाता है। आप सबने ब्लड टेस्ट कराया होगा। इजेक्शन ऑफ ब्लड इन द आर्टीरियल सिस्टम, मतलब इजेक्ट का मतलब क्या होता है, ब्लड को भेजना, रिलीज। इन द आर्टीरियल सिस्टम मतलब आर्टरी। आप सबने ब्लड निकाला है कभी ब्लड टेस्ट के लिए, तो जब ब्लड निकालते हैं तो वो यहां पर एक बैंड टाई कर देते हैं। ठीक है, बैंड टाई करते हैं और फिर यहां पर ऐसे हिट करते हैं, यूं यूं बार बार मार के देखते हैं, और फिर एक वेन को लोकेट करते हैं और फिर वेन से ब्लड निकालते हैं। तो आप यहां पर क्यों कफ टाई किया जाता है, ताकि आप ब्लड का रिटर्न जो है, यहां से ब्लड जो वापस वेन के थ्रू जा रहा है, आप उसे रोक दो और ब्लड सारा वेन के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, एंड देन यू आर एबल टू ड्रॉ द ब्लड आउट ऑफ द वेन। वेन के अंदर प्रेशर ही बहुत कम होता है बेटा, तो इतना लॉस नहीं होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यहां पर एक लास्ट पॉइंट लिख लो, व्हाट इज पल्स प्रेशर। What is pulse pressure? The difference between systolic pressure and diastolic pressure. Pulse pressure क्या है? The difference between systolic pressure and diastolic pressure is the measure of your pulse pressure. तो अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर 120 है, डायस्टोलिक 80 है, तो पल्स प्रेशर कितना हो जाएगा आपका 40। अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर 180 है, डायस्टोलिक प्रेशर आपका 100 है, तो आपका पल्स प्रेशर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। सो द पल्स प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन योर ब्लड प्रेशर। द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज योर पल्स प्रेशर। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। How many of you know this? What this is known as? ये क्या है? What is this? मानवी को समझ में आ गया, मानवी ने बल्ब जला दिया। This is the graphical representation of the electrical activity of the heart। हार्ट के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ईसीजी कहा जाता है। दोनों बराबर नहीं होंगे बेटा, ठीक है, दोनों बराबर नहीं होंगे कभी भी, और अगर बराबर हो रहे हैं तो चलो खत्म बात। ठीक, अब देखो व्हाट इज दिस,
ईसीजी दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, is the graphic record produced by electrocardiograph. The instrument is electrocardiograph that provides detail about one's heart rate and other related abnormalities. और ये जो ECG है ये कुछ वेव्स के फॉर्म में हम उसे रीड करते हैं. The first wave is called as the P wave, then we have the QRS and then we have the T wave. P वेव जो है ये रिप्रेजेंट करती है आपके एट्रियल सिस्टोल को. एट्रियल सिस्टोल मतलब जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब भी कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है तब उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन. दिस इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन. इस डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के कंसेप्ट को अपन डिटेल में समझेंगे जब अपन नर्व इंपल्स समझेंगे, तो डीपोलराइजेशन वर्ड आपको अच्छे से समझ में आएगा. यहां पर NSE-JS के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है कि ये जो पी वेव है ये क्या रिप्रेजेंट करती है. दिस रिप्रेजेंट्स एट्रियल सिस्टोल, ये एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है एंड दिस इज कॉल्ड एज एट्रियल डीपोलराइजेशन. क्यू, आर और एस ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके वेंट्रिक्युलर सिस्टोल को, ये रिप्रेजेंट करते हैं वेंट्रिक्युलर सिस्टोल को. दैट मीन्स ये वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. लास्ट में हमारे पास टी वेव है, ये रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिक्युलर रीपोलराइजेशन को, ये रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिक्युलर रीपोलराइजेशन को. यहां मैंने पूरा लिखा हुआ है, मेरे नोट्स बनाए हुए हैं. It is the first and the foremost wave. It represents the electrical excitation or depolarization of the atria, which results in contraction of both the atria. QRS wave, ठीक है, ये क्या करेगी? It represents the depolarization of the ventricles. T wave, ये क्या represent कर रही है? It is representing the repolarization of the ventricles. बेटा EEG तो होता है, EXG क्या होता है? EEG जो है ना दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम, जो कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं, वो EEG है. पीछे वाली स्लाइड ये शशांक आई थिंक आप EEG बोलना चाह रहे हो EXG की जगह. अंश हो गया? ECG, it is measuring the electrical activities of the heart. It tells about the normal functioning of the heart and it shows if any abnormality is present. अगर ये waves इससे डिविएट हो रही हैं, ठीक है, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इससे डिविएट हो रही हैं, सो दैट इज एन इंडिकेशन कि हार्ट में कोई ना कोई अबनॉर्मैलिटी प्रेजेंट है. वैभवी रीपोलराइजेशन का मतलब होता है, डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुई, रीपोलराइजेशन का मतलब वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ रही है. ठीक है, नीले आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है बेटा, इतना रिलेटेड टॉपिक नहीं है. लिख लो प्लीज, जब हो जाए तब मुझे बता देना.
शशांक, EKG is same as ECG. ठीक है, हो गया. नेक्स्ट स्लाइड. EKG is same as ECG only. ठीक है, क्लियर. चलूं आगे. टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन पे आ जाते हैं अपन. सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन. चलो पहले समझते हैं, नोट्स लिखे हुए हैं. सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन. शशांक क्लियर है? ओके, ग्रेट. डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? डबल सर्कुलेशन, अच्छा कौन आंसर करेगा? कौन अपना नाम पहले लिखेगा? उसी से सवाल करूंगी. जो अपना नाम पहले लिखेगा उसी से सवाल करूंगी. जो अपना नाम पहले लिखेगा. वापस से अंश. चलो चलो एक और मौका. निलय, निलय तूने लेक्चर देखे नहीं है बेटा, तू आंसर नहीं कर पाएगा. क्रिश, चलो क्रिश और निलय में से जो आंसर दे देगा, क्रिश और निलय में से जो आंसर दे देगा. ह्यूमंस के अंदर या मैमल्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सिंगल सर्कुलेशन होता है या डबल सर्कुलेशन होता है? निलय और क्रिश, ह्यूमंस के पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सिंगल सर्कुलेशन है या डबल सर्कुलेशन है? डबल. वेरी गुड, डबल. डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? यहां देखो, यहां नोट्स बने हुए हैं. डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस द हार्ट and once reaches the body. This type of circulation is called as double circulation. एक सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड हार्ट के अंदर 2 बार ट्रैवल करता है, that type of circulation is called as double circulation. ये NSCJS का क्वेश्चन था, उसमें ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि जो ह्यूमन ब्लड के अंदर आरबीसी है, ह्यूमन ब्लड के अंदर जो आरबीसी है वो कितनी बार हार्ट में जाते हैं और फिर बॉडी के पास पहुंचते हैं? तो इसका आंसर है 2 बार. हमारी बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लड हार्ट के पास 2 बार जाता है. कैसे जाता है देखो. सपोज दिस इज आवर हार्ट, सपोज दिस इज द हार्ट, दिस इज राइट एट्रिया, दिस इज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द बॉडी and this is the lungs. ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है. बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट एट्रिया के पास, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से चला गया वो लंग्स के पास. लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन टू द बॉडी. सो ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट के पास जा रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड और एक बार ऑक्सीजनेट कर बॉडी के पास एक बार ही आ रहा है. सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन व्हेन द ब्लड रिसीव्स, व्हेन द हार्ट रिसीव्स द ब्लड ट्वाइस, दैट टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन. क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? दिव्यान, अब ये पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, कृष्ण ने तो बम पटाखे जला दिए. ये लो स्लाइड. ठीक है, अब इसमें समझो आगे. डबल सर्कुलेशन के
डबल सर्कुलेशन के दो पार्ट्स हैं, या डबल सर्कुलेशन को समझने के लिए हम दो टाइप के सर्कुलेशंस पढ़ते हैं. वन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द अदर इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन. दिव्यांग पॉइंट क्लियर है? डबल सर्कुलेशन क्या है? डबल सर्कुलेशन का मतलब है ब्लड जो है वो हार्ट के पास दो बार जा रहा है, एक बार बॉडी से और एक बार लंग से. सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन. गुड आफ्टरनून क्रिश, क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड. सो अब इस डबल सर्कुलेशन में दो पार्ट है, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन. इसको ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी क्वेश्चंस इसके ऊपर से बनते हैं. अच्छा, अब ठीक है, कौन अपना नाम पहले लिखेगा उससे क्वेश्चन पूछूंगी. कौन अपना नाम पहले लिखेगा उससे क्वेश्चन पूछूंगी. जल्दी 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 जल्दी, कौन अपना नाम पहले लिखेगा? फिर अंश. अंश तो कौन सा इंटरनेट लेकर बैठा है? क्रिश, क्रिश, क्रिश और दिव्यान. क्वेश्चन इस बार क्रिश और दिव्यान से है. चलो, क्रिश और दिव्यान. क्रिश और दिव्यान से क्वेश्चन. शशांक आप लेट हो गए, चलो बाकी और भी चांस मिलेंगे. अब इन चार चेंबर्स में से, इन चारों चेंबर्स में से मुझे दो ऐसे चेंबर्स बताओ. इन चारों चेंबर्स में से मुझे कोई दो ऐसे चेंबर्स बताओ जो लंग्स के साथ डील कर रहे हैं. मतलब या तो लंग्स को ब्लड दे रहे हैं या लंग्स से ब्लड ले रहे हैं. आई विल रिपीट द क्वेश्चन. ठीक है, माई क्वेश्चन टू दिव्यान एंड क्रिश इज, क्रिश से ही था ना? किससे था? हाँ, क्रिश और दिव्यान से मेरा क्वेश्चन है, ऐसे दो चेंबर्स जो लंग्स को ब्लड दे रहे हैं, जो लंग्स को ब्लड दे रहे हैं और लंग्स से ब्लड ले रहे हैं. तो ये चेंबर्स जो हैं ये कौन कौन से हैं? ये है राइट वेंट्रिकल और ये है आपका लेफ्ट एट्रियम. क्लियर है ये बात सबको? सबको क्लियर है? सबने ठीक लिखा है शायद? दिव्यांग लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं, लेफ्ट ऑरिकल. मानवी आपका बिल्कुल नहीं, मानवी का गलत है. अंश ने ठीक लिखा है, दिव्यान ने गलत लिखा है. सिर्फ अंश का आंसर करेक्ट है और क्रिश का आंसर करेक्ट है. ठीक है, अभी समझ में आ गया? यहां पर कौन सा ब्लड वेसल है? पल्मोनरी आर्टरी. यहां पर कौन सा ब्लड वेसल है? पल्मोनरी वेन. तो ये चेंबर्स ऑफ द हार्ट, ध्यान से सुनो, ये दो चेंबर्स ऑफ द हार्ट जो लंग्स को ब्लड दे रहे हैं और लंग्स से ब्लड ले रहे हैं, दे फॉर्म द पार्ट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन. ये कौन सा सर्कुलेशन सिस्टम बनाते हैं? ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टम बनाते हैं. क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? अब एक और क्वेश्चन पूछूंगी, कौन करेगा? क्रिश आपका सही था, मैंने आपका नाम बोला था बेटा. क्रिश का आंसर सही था और अंश का आंसर सही था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन नाम लिखेगा? वैभवी, वैभवी, वैभवी. इस बार वैभवी है, सब मीमी लिख रहे हैं. ठीक है, चलो वैभवी और मानवी. क्वेश्चन है वैभवी और मानवी से. ठीक है, वैभवी और मानवी रेडी हो जाओ. ये मेरे ऑफलाइन सेंटर के भी बच्चे हैं. हार्ट के वो दो चेंबर्स बताओ, हार्ट के वो दो चेंबर्स बताओ जो बॉडी सिस्टम से ब्लड लेते हैं और बॉडी सिस्टम को ब्लड देते हैं. वैभवी और मानवी. अंश आंसर लिख रहा है. राइट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल. वैभवी ने सही जवाब दिया, अंश ने सही जवाब दिया, दिव्यान ने सही जवाब दिया. क्रिश एक बार आंसर चेक कर बेटा.
सो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रिया में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी में। तो ये दो चेंबर्स ऑफ द हार्ट जो बॉडी ऑर्गन से ब्लड ले रहे हैं और बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड दे रहे हैं, दे फॉर्म द पार्ट ऑफ व्हाट, दे फॉर्म द पार्ट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। वेयरएज पल्मोनरी सर्कुलेशन, लंग्स के साथ जो चेंबर्स इन्वॉल्व है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन और बॉडी के साथ जो इन्वॉल्व है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन बनाते हैं। मानवी आपका भी जवाब सही था बेटा, यहां पढ़ लो आप, यहां नोट्स लिखे हुए हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड कंप्लीट्स इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल to right auricle through body organs, it forms your systemic circulation. Body completes its circulation from right ventricle to left auricle through lungs, that forms your pulmonary circulation. ठीक है, वेरी गुड, आपका जवाब, सबका जवाब सही था। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात सारी। मानवी सही, बहुतों के सही जवाब थे, कुछ कुछ ने राइट लेफ्ट में कंफ्यूज हो गए। ये चीजें धीरे धीरे आ जाएंगी, डोंट वरी। क्लियर? अगर क्लियर है तो बहुत टाइम से बल्ब नहीं जला रहे हो यार, थोड़े बल्ब जला दो। मानवी को समझ में आ गया, वेरी गुड। अंश कह रहा है मैम साइड प्लीज, नहीं हट जाऊं, ले कर लो, कॉपी कर लो आराम से। अंश हो जाए जब प्लीज बता देना। डन। अब बात करते हैं सिंगल सर्कुलेशन की। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है ब्लड जो है वो हार्ट के पास एक ही बार जा रहा है। अच्छा, डबल सर्कुलेशन की एग्जांपल्स लिख लो पहले। डबल सर्कुलेशन आपको सिर्फ दो ही ऑर्गेनिजम्स की केस में देखने के लिए मिलेगा, एक है एव्स और एक है मैमल्स। चिड़िया और मैमल्स में आपको डबल सर्कुलेशन मिलेगा। डबल सर्कुलेशन सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के केस में, या ट्रू डबल सर्कुलेशन सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के केस में मिलेगा जिनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है, सिर्फ वही मिलेगा, बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है ब्लड जो है वो हार्ट के पास सिर्फ एक ही बार जा रहा है। सो दैट टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन। ये देखा जाता है मछलियों में, मछली जल की रानी है। ये किस में मिलेगा आपको? ये सिर्फ आपको फिश के केस में मिलेगा। ठीक है, ये मछली है, ठीक है, सिर्फ मछली के केस में। मछली के केस में होगा क्या, पहले समझो। इस डायग्राम में ही बता दूं क्या? यहां देखो, यहां पे सिर्फ 2 ही चेम्बर्ड हार्ट है। यहां पर कैसा चेम्बर्ड हार्ट है? यहां पर 2 चेम्बर्ड हार्ट है। द 2 चेम्बर्स आर एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। ये 2 ही चेम्बर्ड हार्ट है, एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स। मैं बना ही रही हूं, आप समझो इसको। दिस इज द एट्रिया। एट्रिया इज कनेक्टेड टू द वेंट्रिकल्स। ये एट्रिया है, एट्रिया कनेक्टेड है वेंट्रिकल से। एट्रिया किससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी? एट्रिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी बॉडी से। सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एट्रिया में जाएगा। एट्रिया से ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेगी गिल्स के पास। ठीक है, अपन ऑलरेडी गिल्स पढ़ चुके हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में कि फिशेस के पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स है ना, शुभमन गिल, गिल्स। ठीक, ये गिल्स क्या करेंगे? इस ब्लड के पास CO2 है, गिल्स के पास जो वाटर है उसमें O2 होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। अब फिश के ब्लड में क्या आ जाएगा? O2 आ जाएगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड
गिल से डायरेक्टली कहां पहुंचेगा, बॉडी के पास पहुंचेगा। तो ऐसे सर्कुलेशन को आप क्या बोलते हो, ऐसे सर्कुलेशन को हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं, जिसमें ब्लड के, हार्ट के पास ब्लड एक ही बार आता है। क्या ये बात समझ में आ गई? बेटा ये वीनस और ब्रेंकियल हार्ट और ये सारी चीजें जो है ना दिव्यांग, ये आएंगी आपके एनिमल किंगडम में, ठीक है, ये एनिमल किंगडम का पार्ट है। मैं बता दूंगी बेटा। यहां देखो दिव्यांग वापस, दिस इज योर एट्रियम, दिस इज योर वेंट्रिकल। सो एट्रिया रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एट्रिया के पास कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ये ब्लड एट्रिया से चला गया आपकी वेंट्रिकल्स के पास, वेंट्रिकल से ये ब्लड चला गया आपकी गिल कैपिलरीज के पास। यहां पर ब्लड का क्या होगा, ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल से कहां चला गया, आपकी बॉडी के पास चला गया। फिर वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, आपके हार्ट के पास जाएगा। तो ऐसा सर्कुलेशन जिसमें हार्ट सिर्फ और सिर्फ एक बार ब्लड रिसीव कर रहा है, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन। गिल्स O2 रिच ब्लड देता है ना टू बॉडी, यस गिल्स O2 रिच ब्लड देता है, ठीक है, ठीक है। प्रतिमा मैं रिपीट कर देती हूं। अच्छा फटाफट से बताओ, एक क्वेश्चन पूछूंगी, कौन जवाब देगा? इस बार जो नाम लिखेगा उसका नाम लूंगी, मीमी लिखने से काम नहीं चलेगा, जो अपना नाम लिखेगा उससे सवाल किया जाएगा, मी से काम नहीं चलेगा। अंश, निलय, निलय, चलो निलय, निलय अब एक सवाल का जवाब दो कि यहां पर फिशिस के पास जो हार्ट है, फिशिस के पास जो हार्ट है उसके पास कैसा ब्लड है, उसके पास कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? उसके पास कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड, राइट। और ऐसे हार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज वीनस हार्ट। ऐसे हार्ट को हम क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट। द हार्ट which receives, the heart which receives only, it receives only deoxygenated blood, ऐसे हार्ट को हम वीनस हार्ट बोलते हैं। दिव्यांग दोनों कैसे है, क्लियर है? ओके, ठीक है। वैभवी क्लियर है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से एट्रिया में, एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से गिल के पास, है ना, शुभमन गिल नहीं है, ये फिश की गिल्स है। गिल से ये कहां जाएगा, गिल से डायरेक्टली ये बॉडी में चला जाएगा। तो हार्ट के पास ब्लड सिर्फ एक ही बार आ रहा है और वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। तो ऐसे ब्लड को हम, या ऐसे हार्ट को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज दी वीनस हार्ट। क्लियर है? चलिए, ये सिंगल सर्कुलेशन यहां पर हो गया, सिंगल सर्कुलेशन को भी ड्रॉ कर लो। हार्ट, बॉडी, गिल्स, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट ने गिल को दिया, गिल ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी। और हार्ट में दो चेंबर हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल, ठीक है। हाँ बिल्कुल अंश, ठीक है। अब आ जाते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम पर, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ठीक है। डिसऑर्डर्स, और तो कुछ नहीं बचा मेरे ख्याल, वी आर डन विद एवरीथिंग। लेट मी चेक, हो गया है सब। आपको कोई टॉपिक लग रहा है छूटा हो? पल्स प्रेशर हो गया, बीपी हो गया,
सिंगल डबल सर्कुलेशन हो गया, ईसीजी हो गया, सब हो गया। बयान कैसे याद रखूं? मैं याद कराऊंगी ना, मेरे साथ साथ याद करते जाओ। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, सो दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। ठीक है, और वो कितना हाई रहे बहुत लंबे समय तक, 140/90 या उससे ऊपर रहने लगे, तो आप उसको क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड एज द कंडीशन ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब जब ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, लास्ट टॉपिक यही है। नहीं लग रहा दिव्यान, मैं समझी नहीं। पेसमेकर डिवाइस आर्टिफिशियली, बेटा पेसमेकर जो है वो ऐसे नोड है, वो पार्ट है जो आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है। तो कई बार पेसमेकर अगर खराब हो जाता है तो हम एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देते हैं जो कि उतनी ही इंटेंसिटी से इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करेगा। लो ब्लड प्रेशर मतलब इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। लो ब्लड प्रेशर मतलब हाइपोटेंशन, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाए। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाए, दैट मींस 90 और 60 से कम हो जाए, दैट मींस आपका ब्लड जो है वो बहुत स्लो स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज हाइपोटेंशन। ठीक, फिर आता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल कब होगा? जब हार्ट पढ़ाई नहीं करेगा। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर जब हार्ट काम नहीं करता। हाय विशाल, विशाल आ गया। हार्ट फेलियर का मतलब जब हार्ट फेल हो गया, दैट मींस हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, बट अगर हार्ट ये ना कर पाए तो हार्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हार्ट फेलियर। ठीक है, अब क्यों होता है हार्ट फेलियर? इसमें हार्ट की गलती कम और लंग्स की गलती ज्यादा होती है। लंग्स हार्ट के पास ब्लड भेजती ही नहीं है, लंग्स हार्ट के पास ब्लड भेजती ही नहीं है, तो हार्ट क्या करेगा? हार्ट किसको पंप करेगा जब उसके पास ब्लड आ ही नहीं रहा? सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हार्ट फेलियर। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा, एक काम करो, यहां पर बीच में एक स्लाइड ऐड करेंगे। यहां पर एक दो चीजें और लिखेंगे। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन, दिस इज कॉल्ड एज एंजाइना। जब चेस्ट में दर्द हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज एंजाइना। और चेस्ट पेन क्यों होता है? बिकॉज it is caused when enough oxygen does not reach ठीक है, तो आपकी हार्ट की मसल्स में पेन होने लगेगा। दैट इज कॉल्ड एज चेस्ट पेन और एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरिस, वेरी गुड बेटा। हाइपरटेंशन में नर्व्स नहीं फटेगी, आर्टरी जरूर फट सकती है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती है, नर्व्स नहीं फटेंगी। नर्व्स तो क्या होती है बेटा? जो इंपल्स को कैरी कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पर। यस विशाल, वेरी गुड। चेस्ट में पेन कब होता है? जब दिल टूट जाता है। दिव्या, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे वंस वी आर डन विद NSCJS। हाँ मींस वो ही, वाह वाह। फिर अपन लिखेंगे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक को क्या बोलते हैं विशाल? हार्ट अटैक को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। दिस इज कॉल्ड एज मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। ठीक है, हार्ट अटैक, ठीक है, MI। ठीक है, इसको प्यार से बोला जाता है मेडिकल बुक्स में MI। MI में क्या होगा? हार्ट अटैक कब होगा?
It is caused due to sudden death of हार्ट मसल्स. हार्ट मसल्स एकदम से अचानक से काम करना बंद कर देती हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन. अरे नहीं 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 नहीं, सब सेलेक्ट हो गए, सब सेलेक्ट हो गए. एक चीज हमेशा 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 याद रखना, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि आप टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो, विच इज वेरी फाइन, वेरी गुड, बट एंजॉय द प्रोसेस. उस जर्नी को एंजॉय करो जो आप तय कर रहे हो वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये नॉलेज, ये पढ़ाई आपको बहुत बहुत लंबे समय तक याद रहेगी, आपके साथ रहेगी, एंड इट वुड डेफिनेटली मेक यू अ वेरी गुड सिटीजन, अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. आपके ब्रेन को हर होराइजन में ये एक्सपैंड करेगी. चाहे आप आगे जेई भी पढ़ो तो आपको बायो कभी काम नहीं आएगी, बट ये जो आप आज सीख रहे हो ना, ये नॉलेज, ये चीज आपके साथ हमेशा रहेगी. ठीक है. चेस्ट पेन, बेटा ये सब चीजें ना एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड ही हैं. चेस्ट पेन इज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू एनी रीजन. तो चेस्ट में दर्द हो गया. हार्ट अटैक में आपकी हार्ट मसल्स ने काम करना ही बंद कर दिया, हार्ट मसल्स ने काम करना ही बंद कर दिया, डेथ हो गई उनकी. मे बी ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एंजाइना, मे बी ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एंजाइना. ठीक है, नीट वाले हो. ठीक, यहां तक हो गया. विशाल, हार्ट फेलियर में तो लंग्स से ब्लड ही नहीं आया हार्ट के पास, सो हार्ट फेल्ड टू पंप द ब्लड, सो दैट इज द फेलियर ऑफ द हार्ट. यहां पर आपके हार्ट अटैक में ब्लड तो आया है आपके हार्ट के पास, बट आपकी हार्ट मसल्स की ही डेथ हो गई है. ठीक है, सो इट हैज ब्लड बट इट इज नॉट पंपिंग, दैट इज हार्ट अटैक. डन. क्लियर है? इंटेलिजेंट है विशाल, एक बात तो है. चलो नेक्स्ट देखते हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड एथ्रोस्क्लेरोसिस. आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड एथ्रोस्क्लेरोसिस. एथ्रोस्क्लेरोसिस जो होता है, एथ्रोस्क्लेरोसिस इज बेसिकली ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एनीथिंग ऑन द आर्टरी, या बेसिकली अगर अपन बात करें तो यहां पर कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशंस हो जाएंगे. ठीक है, आप ये देखो, दिस इज योर आर्टरी, दिस इज द आर्टरी. ये आर्टरी की ल्यूमन स्पेस है. ठीक है, इस ल्यूमन स्पेस पर अगर मैं यहां पर कुछ डिपॉजिट कर दूं, किसी भी फॉर्म का डिपॉजिट, सपोज कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट, तो आरबीसी के मूवमेंट में डिफिकल्टी होगी या नहीं होगी. सो दिस नैरोइंग ऑफ द ल्यूमन ऑफ द आर्टरी is called as atherosclerosis. This narrowing of the lumen of the artery is called as atherosclerosis. Whereas arteriosclerosis is आपकी आर्टरी की इलास्टिसिटी, आपकी आर्टरी की इलास्टिसिटी अगर रिड्यूस हो गई है तो वो जितनी एफिशिएंटली पंप कर सकती थी ब्लड को, जितने लचीले तरीके से, जितनी फ्लेक्सिबल तरीके से ब्लड को पंप कर रही थी, वो उतनी एफिशिएंटली ब्लड पंप नहीं कर पाएगी. दिस इज ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी. दिस इज कॉल्ड एज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस. Plaque is any deposition. Plaque is any deposition. मानवी, इसके बाद अपन डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे. ठीक है, सेंड कर दूंगी बाद में. ठीक है, ठीक है, मैं कर दूंगी. डन.
चलो, डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। मैम, टेंशन और डर की वजह से हार्ट अटैक क्यों होता है? मानवी, इसको अपन डिस्कस करेंगे जब अपन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में एड्रेनालिन पढ़ेंगे, तो इसका एक संबंध है एक हार्मोन से, एड्रेनालिन, उसके बारे में बात करेंगे, तब ये पॉइंट जरूर समझाऊंगी, ठीक है? दिव्यांग, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर पढ़ना है? कोई पर्टिकुलर? अपर लिमिट 240 तक रहती है विशाल। देख लो देख लो। स्टोन इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला डिसऑर्डर जो है विच इज कॉल्ड एज PEM, दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर हमारे डाइट में प्रॉपर अमाउंट में हम प्रोटीन्स ना लें, अगर हम हमारे डाइट में प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन्स ना ले, तो प्रोटीन से मिलने वाली जो अच्छी चीजें हैं, जो प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो अगर हम डाइट में प्रोटीन ही नहीं ले रहे हैं तो उसकी कमी से हमारे अंदर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। मतलब प्रोटीन से होने वाले फायदे जो हैं वो हमारी बॉडी में रुक जाएंगे एंड दैट रिजल्ट्स इन माल नरिशमेंट विच इज कॉल्ड एज प्रोटीन एनर्जी माल नरिशमेंट। इसकी वजह से दो टाइप की बहुत कॉमन डिजीजेज हैं, वन इज कॉल्ड एज मरास्मस एंड द अदर इज कॉल्ड एज क्वार्शरकर। वन इज कॉल्ड एज मरास्मस and the other is called as क्वार्शरकर। ये पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत कॉमन है। पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज या फिर उन लोगों में जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस काफी लो है, जो प्रॉपर 2 टाइम की मील अफोर्ड नहीं कर पाते, सो दे कैन नॉट थिंक ऑफ एक्सपेंसिव फैंसी फूड आइटम्स विच आर एक्सट्रीमली रिच इन प्रोटीन। इसीलिए अगर आपने कभी देखा हो तो मिड डे मील स्कीम जो चलती है उसमें सरकार जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या देती है, प्रोटीन डाइट देने की कोशिश करती है ताकि बच्चों को प्रोटीन डेफिशिएंसी ना हो और उनका जो विकास है, उनका जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो जाए। हाँ ठीक है, इंडिया में भी कुछ एरियाज, यस ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पर जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत लो है। सो एक बार डिस्कस करते हैं क्वार्शरकर क्या होता है और मरास्मस क्या होता है। मरास्मस को पहले डिस्कस करते हैं। मरास्मस जो है ये बहुत ही एक क्या बोल सकते हैं इसको, बहुत ही डेबिलिटिंग कंडीशन है। ये बहुत ही ऐसी सिचुएशन है जिसमें बच्चा जो है लेस देन 1 ईयर ऑफ एज का है, उसको ना तो खाना प्रॉपर मिल रहा है ना ही उसको प्रोटीन मिल रहा है। उसको मतलब प्रोटीन छोड़ो, उसको जो डेली अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितनी कैलोरीज चाहिए, अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसको जितनी एनर्जी वाला खाना मिलना चाहिए वो ही नहीं मिल रहा और प्रोटीन भी नहीं मिल रहा, तो उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो बेचारा बच्चा बहुत मुश्किल ही सरवाइव कर पाता है। और मरास्मस कब इफेक्ट करती है? इट इफेक्ट्स टू चिल्ड्रन ऑफ लेस देन 1 ईयर। 1 साल से छोटे बच्चों को जब प्रोटीन और कैलोरीज की डेफिशिएंसी हो जाए, सो इट वुड अल्टीमेटली रिजल्ट इन अ कंडीशन विच इज कॉल्ड एज मरास्मस। इन बच्चों में सबक्यूटेनियस फैट होता ही नहीं है। सबक्यूटेनियस फैट का मतलब स्किन के नीचे जो फैट होता है वो फैट इनकी बॉडी में होता ही नहीं है। इनकी बॉडी में एडिमा मतलब
फूला हुआ पेट, छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ऐसे चबी चबी होते हैं, वैसा चबीनेस या इनके फूला हुआ पेट नहीं होता। रिब्स बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है, इनकी जो रिब्स हैं वो आपको बहुत क्लियरली दिखेंगी क्योंकि सब क्यूटेनियस फैट ही नहीं है, तो सारी हड्डियों का ढांचा बहुत क्लियरली दिखेगा। सीवियर मसल वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग का मतलब है मसल्स जो हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगी। मसल्स किसकी बनी हुई है बच्चों? प्रोटीन की बनी हुई है। अब प्रोटीन ही अगर नहीं मिल रहा तो जितनी भी मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? धीरे धीरे डीजेनरेट होने लग जाएंगी, ठीक। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मैरास्मस नीड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। इसको प्रोटीन के साथ साथ बेसिक फूड नीड्स जो है उसकी वो भी पूरी होनी चाहिए, उसको प्रॉपर अमाउंट में फैट और कार्बोहाइड्रेट की भी रिक्वायरमेंट है। ये अगर मैरास्मस अर्ली स्टेज पर डायग्नोज हो जाता है तो आप इसे ठीक कर सकते हो बाय गिविंग प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स टू द चाइल्ड, बट एडवांस स्टेज पर हम इसे ट्रीट नहीं कर पाते हैं और जनरली बच्चा जो है वो मर जाता है। सो दिस इज मैरास्मस। क्वॉशरकर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इट इज बिटवीन 6 months एंड 3 years ऑफ एज। यहां पर उसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है। वो क्या खा रहा है? वो रोटी खा रहा है, मे बी प्याज के साथ, वो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा है, बट या वो हो सकता है वो दलिया खा रहा है, बट प्रोटीन उसकी डाइट में काफी कम है, ठीक। सो उसके केस में सबक्यूटेनियस फैट तो होगा क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा है। ये वाले पॉइंट्स आप छोड़ देना, ये अपने रेलेवेंस के नहीं है। रिब्स आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट। क्वॉशरकर का जो बच्चा होगा उसका पेट जो होगा ना वो हमेशा फूला हुआ होगा, तो आपको ऐसा लगेगा बच्चा बहुत हेल्दी है, बट एक्चुअली में वो बच्चा हेल्दी नहीं होता, वो एक बीमारी को सफर कर रहा है विच इज क्वॉशरकर। ये बच्चा हमेशा थकान फील करेगा, थका थका रहेगा, उसका एपिटाइट कम ही होगा, ठीक। अब जिस बच्चे को क्वॉशरकर है उसको आपको क्या देना है? राइट अमाउंट में सिर्फ प्रोटीन देना है क्योंकि बाकी फैट और कार्बोहाइड्रेट तो वो एडिक्वेटली ले रहा है। ये बात समझ में आ गई? यस विशाल, राइट, क्लियर है ये। इसके बाद जो डिजीजेस आती हैं दैट इज कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, जॉन्डिस, ओबेसिटी, ये डिजीजेस हैं। या फिर डिजीजेस ड्यू टू विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन डेफिशिएंसी का चार्ट मैं भेज दूंगी। जैसे कॉमन तो आपको पता ही है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स, ये तो आपको मालूम ही है, बेरी पेलाग्रा, ये तो बहुत कॉमन डिजीजेस है। इडीमा क्या होता है बेटा? इडीमा वर्ड का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, स्वेलिंग, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड एज इडीमा। लिख दूं? हमारी बॉडी में जब भी प्रोटीन की कमी होगी फ्लूइड रिटेन, आप इतना याद रखो, इडीमा इज रिटेंशन ऑफ फ्लूइड। किन के बारे में नहीं पता दिव्यान? किन के बारे में नहीं पता? एक विटामिन होता है थाइमीन, उसकी कमी से होती है बेरी। रट्टा लगाया था, भूल गए। मैं चार्ट भेज दूंगी, मैं विटामिन डेफिशिएंसी का पूरा एक चार्ट भेज दूंगी, ठीक है, तो उसमें से याद कर लेना। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन डिफिकल्टी इन इजेशन, ठीक है, डिफिकल्टी इन रिमूवल ऑफ द फीकल मैटर इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन। What is appetite? Appetite is भूख, आपको कितनी भूख लगती है, that is the appetite. Constipation is difficulty in digestion.
फीकल मैटर को बॉडी से निकालने में डिफिकल्टी होती है, दैट इज कॉन्स्टिपेशन. दिस इज ड्यू टू ड्राइंग ऑफ स्टूल. जो फीकल मैटर है अगर वो ड्राई हो गया है सो उसको निकालना बॉडी से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन. इस कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? ड्रिंक इनफ वाटर एंड हैव रफेज इन योर डाइट. सैलेड्स, कच्चे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसी चीजें जिसमें रफेज ज्यादा हो वो खाने चाहिए, सो दैट बेसिकली हेल्प्स इन कॉन्स्टिपेशन. ठीक. वॉमिटिंग, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस. ठीक है विशाल, यू आर एब्सोल्युटली राइट. इजेक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक. स्टमक में जो खाना आपने डाला है वो अगर वापस से बाहर निकल जाए सो दैट इज कॉल्ड एज वॉमिटिंग. Vomiting could be due to overeating. It could be due to motion sickness. It could be consuming any toxic product. किसी की वजह से अगर आप प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो तब भी खाना बॉडी के बाहर निकल जाएगा, दैट इज. या आपने कोई खराब खाना खा लिया है सो वो सारी चीजें आपकी स्टमक से बाहर निकल जाएंगी एंड दैट इज कॉल्ड एज वॉमिटिंग. डायरिया, passing out of loose watery fecal matter. That means खाना अगर प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो इट वुड बी रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ वाटर. बहुत सारा वाटर लॉस होगा, दैट इज कॉल्ड एज डायरिया. फूड पॉइजनिंग में वॉमिट भी होगी और डायरिया भी होगा, दैट इज ड्यू टू ईटिंग ऑफ सम कंटामिनेटेड फूड. अगर आपने खराब खाना खा लिया है, जैसे अपन जब ट्रैवल करते हैं तो जनरली अपन पूड़ी और आलू की सब्जी लेकर जाते हैं अचार के साथ, है ना, तो वो आलू कई बार खराब हो जाते हैं. और ऐसे आलू अगर अपन कंज्यूम कर ले या अपन रोड साइड पर गोलगप्पे खाना सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, सो अगर वहां पर वो चीज हाइजीनिक नहीं है, हेल्दी नहीं है और हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज फूड पॉइजनिंग. ओबेसिटी, एक्सेसिव ईटिंग इज ओबेसिटी. एक्सेसिव ईटिंग इज ओबेसिटी. जरूरत से ज्यादा खाना इज ओबेसिटी. तो जनरली हम क्या ज्यादा खाते हैं? जंक फूड ज्यादा खा खाकर अगर हम मोटे हो रहे हैं सो दैट इज कॉल्ड एज ओबेसिटी. ठीक है. अच्छा, इसमें एक चीज मैं स्किप कर गई, यहीं ऐड कर लो, यहीं ऐड कर लो. टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया. टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया क्या होते हैं ये? When the heart rate is high, it is called as tachycardia, और अगर हार्ट रेट कम है इट इज कॉल्ड एज ब्रैडीकार्डिया. विशाल, इसका जवाब अगर तुझे मिल जाए तो मुझे भी दे देना, ठीक है? ठीक. एक लास्ट और पढ़ लेते हैं डाइजेस्टिव में. जॉन्डिस. जॉन्डिस, व्हाट इज जॉन्डिस? खाने पे फोकस मत करो, ठीक हो जाएगा. जॉन्डिस, द बिल्डिंग अप ऑफ bilirubin, which is a yellow pigment. The building up of bilirubin in the blood is called as jaundice.
ठीक है, बिलीरुबिन जब ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा उस कंडीशन को बोला जाता है जॉन्डिस। वोमिट रोकने की टैबलेट्स आती है, मुझे तो उससे भी हो जाती है, और स्पेसिफिकली बताऊं कब होती है, जब ऐसे गोल 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 माउंटेन्स पे जाते हैं ना तो सारी दवाइयां फेल हो जाती हैं। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि न्यूज़पेपर रखकर बैठो उससे वॉमिट नहीं आएगी, मैंने किया। किसी ने मुझे बोला कि जो मैच स्टिक होती है ना, मैच स्टिक, उसका जो ब्लैक वाला पार्ट होता है उसको टंग पर लगाकर बैठो, वॉमिट नहीं आएगी। एंटी एमेटिक मेडिसिन तो है ही सही, तो वो खा लो, मुझे तो किसी से भी असर नहीं हुआ। मैंने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला, मैंने हिल स्टेशन पे जाना ही छोड़ दिया। मैंने सबसे अच्छा इलाज ढूंढा है, मैंने जाना ही छोड़ दिया। बट हाँ, सीधे सीधे रास्ते पे अगर जाना है तो फिर मैं कार से कहीं पर भी जा सकती हूँ, बट द मोमेंट आप हायर ऑल्टीट्यूड पर लेकर जाओगी गोल 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 रास्तों से, तो नॉट माई कप ऑफ टी। कॉइन इन माउथ, ऐसी चीजें मत रखो जो इधर उधर फंस जाए। अच्छा, बिलीरुबिन क्या होता है? बिलीरुबिन क्या होता है, देखो, जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो उस आरबीसी से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है। उस हीमोग्लोबिन से दो पिगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। जब हीमोग्लोबिन का भी ब्रेकडाउन होगा तो दो पिगमेंट प्रोड्यूस होंगे, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो है वो येलो कलर देगा और बिलीवर्डिन जो है वो ग्रीनिश कलर देगा। ये दोनों एक्सक्रीटरी वेस्ट है और ये एक्सक्रीटरी वेस्ट आपके लिवर से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे बाइल की मदद से, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये थ्रू फीकल मैटर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इनका बहुत सारा अलग पाथवे होता है। ये स्टीरिकोबिलिनोजिन बनाते हैं जो कि आपकी फीकल मैटर को एक येलो कलर देता है, पर उतनी डिटेल में पढ़ने की अपने को कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि जब आरबीसी का ब्रेकडाउन है, जब आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है हीम और ग्लोबिन में। यहां तक याद है आपको? हीम में क्या प्रेजेंट है? आयरन और पोरफायरिन। ग्लोबिन में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये आयरन और प्रोटीन जो है ये वापस से हीमोग्लोबिन बनाने के काम आ जाते हैं। बट ये जो पोरफायरिन रिंग है ये ब्रेकडाउन हो जाती है, ये टूट जाती है और ये प्रोड्यूस करती है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन येलो कलर देता है, बिलीवर्डिन ग्रीनिश कलर देता है। ये आपकी लिवर में बन रहे हैं और लिवर से बाइल के थ्रू ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। बट अब अगर ये बिलीरुबिन लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जा पाए, ये बिलीरुबिन अगर आपकी लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जा पाए तो ये बिलीरुबिन जो है ये कहां पहुंचेगा? ये हमारी बॉडी में पहुंच जाएगा, हमारे ब्लड में इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और ये आपकी बॉडी को एक कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर देगा। स्पेसिफिकली ये येलो कलर आईज में दिखता है और इन नेल बेड्स पर दिखता है, तो पता चलता है कि पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है। ठीक है, मैं क्या बोलती हूँ इसके लिए, वो गाना है ना, केसरिया तेरा इश्क है पिया, तो वो केसरिया जो है ना बेटा, वो कोई इश्क विश्क नहीं हो रहा। अगर हमारे को केसरिया रंग दिख रहा है तो बच्चे को क्या हुआ है? पीलिया हुआ है, जॉन्डिस हुआ है। सो दिस जॉन्डिस इज एक्चुअली डिजीज नहीं है। जॉन्डिस एक सिम्टम है डिजीज का। तो डिजीज क्या हो सकती है? डिजीज क्या हो सकती है? इट कुड बी हेपेटाइटिस, इट कुड बी गॉल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो सकते हैं, या और कोई भी बीमारी यहां पर हो सकती है। इट कुड बी ड्यू टू ओवरडोज ऑफ सर्टेन मेडिसिन्स। पैरासीटामोल की ओवरडोज से भी जॉन्डिस हो जाता है। आप देखना कभी पैरासीटामोल की जो दवाई का एक ब्लू कलर का एक पत्ता आता है, उस पे लिखा रहता है ओवरडोजेज कैन कॉज डैमेज टू लिवर एंड दिस डैमेज टू लिवर अल्टीमेटली कॉजेज व्हाट? इट कॉजेज जॉन्डिस। जॉन्डिस को पीलिया कहते हैं। बेटा यूरिन तो येलो, विशाल, यूरिन येलो कलर का ही होता है एंड दैट येलो कलर ऑफ द यूरिन इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ बिलीरुबिन। बट अगर जॉन्डिस हो गया है ना
तो येलो कलर का ये जो यूरिन है ना, ये और डार्क कलर का आपको दिखने लगेगा। लिवर नीले क्या रिपीट कर दूं, एक बार बताओ, आई विल रिपीट। हाँ, गॉल स्टोन की वजह से वन ऑफ द रीजन कुड बी जॉन्डिस, क्योंकि देखो दिस इज योर लिवर, दिस इज द लेफ्ट लोब, दिस इज द राइट लोब। दिस इज द गॉल ब्लैडर प्रेजेंट हियर। तो यहां पर डक्ट जो निकलती है, यहां से जो डक्ट निकल रही है सिस्टिक डक्ट, ठीक है, यही अगर ब्लॉक हो गई ड्यू टू गॉल ब्लैडर स्टोन, यही अगर ब्लॉक हो गई तो यहां से जो बाइल निकल रहा था वो क्या हो जाएगा, सारा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये आपके डिओडेनम में, ये आपकी डिओडेनम में पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये अगर आपकी डिओडेनम में पहुंच ही नहीं पाएगा तो पूरा बिलीरुबिन यही आ गया और यहां से ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। दिस वुड रिजल्ट इन येलोइंग ऑफ बॉडी। नहीं दिव्यांग, क्वेश्चंस नहीं है बेटा, टाइम खत्म हो गया, फिजिक्स की क्लास का टाइम हो गया है। बिलीरुबिन वाला पार्ट, ये हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो हीम और ग्लोबिन में टूटता है। हीम में आयरन और पोरफायरिन है। पोरफायरिन का फर्दर जब ब्रेकडाउन होगा तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनेंगे। बिलीरुबिन जो है वो येलो कलर का है, बिलीवर्डिन जो है वो ग्रीन कलर का है। ये हमारी लिवर से बाइल की मदद से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं थ्रू फीसिस, फीकल मैटर के थ्रू ये बाहर निकल जाएंगे। बट अगर लिवर से ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये बिलीरुबिन जो है ये आपकी ब्लड से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा एंड दिस वुड रिजल्ट इन येलोइंग ऑफ द आईज एंड द नेल बेड्स। ठीक है नीले, नेल बाइट करने से स्टोन्स हो जाते हैं क्या? नहीं होते हैं, बट नेल बाइट करने नहीं चाहिए। नेल बाइटिंग शोज कि आपको योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यू आर शोइंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए। नीले क्लियर है? ठीक, तो यहां पर सारे अपने डिसऑर्डर्स भी खत्म हो गए। एक और लिख लो, चलो, फ्लोरोसिस, excessive of fluorine in diet or water results in a condition which is called as fluorosis. हाँ बना, बिल्कुल पूछ सकते हैं, पूछा भी है, जॉन्डिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है, जॉन्डिस के ऊपर क्वेश्चन आया है। It results in a condition which affects the teeth. Teeth become yellow in color, ठीक है, that is called as fluorosis. जिनके दांत के अंदर से ही येलो येलो कलर दिखता है, that is called as fluorosis. That basically is due to excessive of fluorine in water. ठीक है, इट रिजल्ट्स इन येलोइंग ऑफ द टीथ, और ये टीथ जो हैं ये बाय बर्थ ही येलो येलो कलर के आते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरोसिस। ठीक है, इसको मोटल टीथ भी बोला जाता है, मोटल टीथ। मोटल टीथ कैसे होते हैं? देखो, ये दांत है, इसके ऊपर ऐसे येलो येलो ऐसे अंदर से कलर होता है, कुछ ब्राउन पैचेस भी प्रेजेंट होते हैं। सो और ये अंदर से ही है,
ठीक है, ये इंटरनल है, ये प्लाक नहीं है जो येलो कलर का डिपोजिशन दांत के ऊपर होता है, दैट इज प्लाक, वो नहीं है ये दांत का कलर ही अंदर से कैसा होता है, येलो येलो कलर का होता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरोसिस। इतनी बीमारियां पढ़ ली हैं हाँ पता चल जाएगा, ठीक है। इट कैन अफेक्ट द बोन्स टू। क्वेश्चन ये था कि अगर, क्वेश्चन एनएससी जेएस का ये था कि अगर बाइल डिओडेनम तक नहीं पहुंच पा रहा है, द क्वेश्चन वाज कि अगर बाइल डिओडेनम तक नहीं पहुंच पा रहा है ड्यू टू जॉन्डिस, सो व्हाट विल हैपन। तो 4 ऑप्शन थे, क्या होगा, तो उसका राइट ऑप्शन था कि जो एसिडिक फूड है वो अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाइल उसमें काफी हद तक मदद करता है, ठीक है। ठीक है दिव्यान, आई थिंक आपको अब वो पार्ट समझ में आ गया होगा जो आपने मुझसे पूछा था। दिव्यान डाइजेशन में पढ़ा है बेटा, डाइजेशन में पढ़ा है, ध्यान करो। मैंने जब सारे हार्मोनल पाथवे पढ़ाए थे एक साथ कि एसिडिक फूड जब डिओडेनम में आएगा काइम, तो क्या क्या होगा, सिक्रेटिन रिलीज होगा, सीसीके रिलीज होगा, मैंने पढ़ा है पैनक्रियोजाइमिन आएगा, सारी चीजें एसिडिटी को अल्कलाइन में कन्वर्ट करेंगी, ये पढ़ाया है मैंने सारा। बाइल लिपिड में करता है बट एसिडिक फूड को अल्कलाइन मीडियम में भी कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये याद रखना। मैं क्या बोल रही थी, एक पॉइंट, दिव्यान आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, सब लोग सुनो, अच्छा क्वेश्चन है ये। इरिथ्रोब्लास्टिस फीटालिस में आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, ये सबको क्लियर है। आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो इससे एक कंडीशन आ जाएगी विच इज कॉल्ड एज हीमोलिटिक जॉन्डिस। हीमोलिटिक जॉन्डिस क्यों होगा, हीमोलिटिक जॉन्डिस क्यों होगा इरिथ्रोब्लास्टिस फीटालिस में, हीमोलिटिक जॉन्डिस क्यों होगा इरिथ्रोब्लास्टिस फीटालिस में। अंश ये तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होगी, पूरी कोशिश रहेगी मेरी बेटा, पूरी कोशिश। अगर मैं वन शॉट नहीं ले पाऊंगी तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी करवाऊंगी लास्ट में, चाहे वो मैं लाइव कराऊं, चाहे फिर वो मैं स्पेशल क्लास लगा के करूं, या फिर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स डालूं, पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जरूर कराऊंगी। यस वेरी गुड। आरबीसी ब्रेकडाउन होगा, हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, हीमोग्लोबिन रिलीज होने से बहुत ज्यादा बिलीरुबिन बनेगा और उस एक्सेसिव बिलीरुबिन की वजह से जॉन्डिस होगा। वेरी गुड, ठीक है। ठीक, और कोई डाउट। सो यहां पर चैप्टर हुआ खत्म, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, साथ साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दोनों चीजें अब अपन ने खत्म कर ली हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से। अब आपकी फिजिक्स की क्लास है, प्लीज फिजिक्स पढ़िए। और मैं आपको क्या बोल रही थी, सैटरडे को मिलेंगे 11 बजे वन शॉट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए 1। दूसरा सैटरडे को ही शाम को 4 सवा 4 बजे अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला पार्ट भी जो है वो अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो अब आप फिजिक्स की क्लास अटेंड करिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट, बाय।